नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। आज जिस नदी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे सक्रिय गाद जमा करने वाली नदी महानदी। महानदी को वायु पुराण में नीलोत्पाल के नाम से जानते हैं और बहुत सारे अलग अलग नाम हैं इसके, जैसे कि सतोत्पाल, कनकनंदिनी, महानंदा, महाश्वेता। पर वायु पुराण में याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में कि नीलोत्पाल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर महानदी के बारे में बात करें, इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो पूछा जा सकता है। हमने अभी तक 3 नदियाँ कवर कर ली हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी प्रणाली, ये तीनों हमने कर ली है। ये हमारी चौथी नदी है। हर नदी के बारे में, दाहिने तट की नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं और साथ ही साथ बाएं तट की सहायक नदियाँ, उनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। आखिर में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में, जिस तरह के आ सकते हैं। तो याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से निकलती है। रायपुर सिहवा के पास से, सिहवा के पास से निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। लंबाई इसकी कितनी है? 900 किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। इसका जो बेसिन है वो बहुत सारे क्षेत्रों में बनता है, याद रखिएगा। बेसिन कहाँ कहाँ बनता है इसका? जहाँ से निकलती है, साथ ही साथ बेसिन असल में क्या होता है कि जो मुख्य नदी है उसकी अन्य सहायक नदियाँ जिन जिन क्षेत्रों से निकलती हैं और जिन क्षेत्रों में इनका जलाशय है उसको हम बेसिकली बेसिन कहते हैं। तो उस बेसिन में कौन कौन आता है? छत्तीसगढ़ तो आता ही है क्योंकि वहीं से इसका उद्गम है। छत्तीसगढ़, कटक उड़ीसा में ये अपना डेल्टा बनाती है, तो दूसरा क्या हो गया? उड़ीसा। झारखंड में भी इसका बेसिन है, तो झारखंड भी याद रखना है, ठीक। मध्य प्रदेश में भी इसका बेसिन है, तो मध्य प्रदेश भी याद रखना है। इवन महाराष्ट्र में इसका बेसिन है, तो महाराष्ट्र भी आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इतने सारे क्षेत्रों से ये होके बनती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे टेक अवे है वो है टिकरा पारा एवं हीराकुड डैम। हीराकुड बांध के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा सक्रिय गाद जमा करने वाली नदी है। अब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, इसीलिए ये सब याद रखना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में गाद सबसे ज़्यादा सक्रिय गाद करने वाली या सिल्ट डिपॉजिटिंग फीचर किस नदी का है। तो ये हमें याद रखना है, ये महानदी है, ठीक है। तो महानदी की जो सबसे अच्छी यहाँ पे प्रणाली जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दाहिने और बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। इसमें हम कौन कौन सी नदियाँ कवर करेंगे आज? हासदेव, मांड, इब, जोंक, ओंग, तेल, ये कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जिनसे क्वेश्चंस बने हैं यूपीएससी में, और बहुत सारे स्टेट पीसेस में भी इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अलग अलग जगहों पे डैम है, डैम का नाम लेना चाहूँगी। क्या क्या है इस पूरे बेसिन में, कौन कौन से डैम है? हीराकुड यहाँ पे तो है ही, उड़ीसा में। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपको सिकसार डैम मिल जाएगा, सोंदूर डैम मिलेगा, दुधवा डैम भी यहाँ प्रेजेंट है, मुर्रुम सिल्ली डैम, रविशंकर डैम। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी प्रणाली का पार्ट है। खरांग डैम भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको।
ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग डैम मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नदियों की, अलग अलग क्षेत्रों से होके बहती हैं, जैसे यहाँ पे आपको उड़ीसा में हीराकुड रिजर्वायर भी मिल जाएगा, हीराकुड डैम से जो बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी जो नदी प्रणाली बहती है, महानदी की पूरी प्रणाली है, अलग अलग प्लेन्स भी आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको महानदी के नीचे आप साउथ में जाएंगे तो खोंदामल हिल्स मिल जाएंगे। खोंदामल हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो इंद्रावती का प्लेटो भी आपको मिल जाएगा, इंद्रावती का पठार, ठीक है। फिर उसके बाद खोंदान पहाड़ियाँ भी यहाँ मिलेंगी, और नीचे जाएंगे तो सोबन वैली मिलेगी, सोबन वैली और मेलका नगरी प्लेटो भी मिल जाएगा। उसके नीचे आपको नयागाम हिल्स मिलेगा, ऊपर महानदी के आपको कनका पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, या कनक पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका अलग अलग नाम भी रहा है। महानदी के कौन कौन से नाम रहे हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। महानदी के नाम, महानंदा भी रहा है, महानंदा, महाश्वेता भी रहा है। वायु पुराण में इसको नीलोत्पाल के नाम से भी जाना गया है, और अलग से इसको ये याद रखना है, कनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है, कनक नंदिनी। तो अलग अलग नाम पूछा जाए कि महानदी के क्या क्या नाम है, तो महानंदा, महाश्वेता वायु पुराण में नीलोत्पाल के नाम से जाना गया है, और अलग से इसको कनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस जरूरी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिस नदी के बारे में बात करते हैं वो है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है इस बीच में, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो शिवनाथ के बारे में अगर हमें जानना है तो ये यहाँ पे ये जाना ज़रूरी है, ये छत्तीसगढ़ में पाना बरस से निकलती है, पाना बरस पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कहाँ पे है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी महानदी की, ज़्यादातर उसमें छत्तीसगढ़ से ही निकलती हैं। तो ये याद रखना है कि पाना बरस से ये निकलती है, और इसकी कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। ये भी याद रखना है, ये सारी प्रमुख नदियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ बाईं तट की, तो ये याद रखना है, शिवनाथ या शिवनाथ नदी बाईं तट की है, और 345 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई, ठीक है। तो पहले अपना हो गया बहुत ही अंडरस्टैंडेबल शिवनाथ नदी। तो देखो किस प्रकार से ये महानदी को हेल्प कर रही है, ठीक है। और यहीं पे आपको खरखरा डैम भी मिल जाएगा, शिवनाथ नदी के पास ही खरखरा डैम भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे क्षेत्रों से होके गुजरती है। रायपुर तो हमको पता ही है, रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मांड नदी की अगर हम बात करें तो मांड नदी भी बाएं तट की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है, मांड नदी भी बाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है। और ये हीराकुड डैम पहुंचने से पहले ही महानदी से मिलती है। यहाँ पे हीराकुड का बांध है, उससे पहले ही ये यहाँ पे महानदी से विस्तृत रूप से मिल जाती है। तो इसको भी याद रखना है कि मांड नदी भी ज़रूरी है। इसकी कुल लंबाई बस थोड़ी सी कम है, अगर हम शिवनाथ से देखें तो 241 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि एग्जैक्टली डेटा तो नहीं पूछा जाएगा, पर पूछा जा सकता है कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा लंबी है या कौन ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के राय जिले में मांड बांध बनाती है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, याद रखना है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मांड डैम बनाती है या मांड बांध बनाती है। अगेन इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से, यहाँ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो ये याद रखना है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो याद रहना चाहिए कि कौन से ज़िले में है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इब की, तो इब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है, ये भी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। इब नदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से निकलती है, रायगढ़ जिले से निकलती है।
कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो इब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नदी है हमारे लिए। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारी नदियां हैं जो सहायक नदियां जितनी भी महानदी की हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? ज़्यादातर ये छत्तीसगढ़ से निकल रही हैं। तो इसको भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। और ये कोयले के लिए, यहाँ बहुत सारे कोल डिपॉजिट्स हैं, उनके लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? कोल डिपॉजिट्स के लिए, कोल डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती हैं। और जब ये महानदी से मिलती है उससे पहले ये करीबन 252 किलोमीटर तक इसकी कुल लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर तक। तो इसको याद रखिएगा कि कहाँ तक इसकी लंबाई है, 252 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम जिस नदी के बारे में बात करेंगे वो है हासदेव नदी, ठीक है। तो हासदेव भी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है और इसका नाम जैसा है वैसा ही इसका काम है, यानी कि काफ़ी हैप्पी नदी मानी जाती है ये। और ये छत्तीसगढ़ से ये भी निकलती है। ज़्यादातर नदियाँ जैसे मैंने बताया था, इसका भी ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन इसका भी छत्तीसगढ़ से है। तो इसको भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। अभी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि नदियों के नाम दे दिए जाए जो सहायक नदियाँ हैं, उसमें पूछा जाए इनमें से कौन सी नदी ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती। तो उसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये 333 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये भी पूछा जा सकता है लंबाई इसकी कितनी है? 333 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। इसके अलावा यह बिलासपुर और कोरबा से होके बहती है। बिलासपुर और कोरबा से होकर बहती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि बिलासपुर से कोरबा से होकर बहती है। बहुत ज़्यादा ये जानी जाती है अपने पहाड़ी इलाकों के लिए और साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट वन भी मिलेंगे। वनों, पहाड़ी और वन इलाके के लिए जानी जाती है। पहाड़ी एवं वन इलाकों से गुजरती है। तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं जितनी भी मैंने अभी तक नदियाँ आपको बताई हैं, स्पेशली जितनी भी प्रमुख सहायक नदियाँ बाईं तट की हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से निकल रही हैं? वो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ से निकल रही हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दाहिने तट की सहायक नदियों की। दाहिने तट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तेल नदी, ठीक है। और तेल नदी ये कहाँ से निकलती हैं? ये उद्गम स्थल इसका कहाँ पे है? ओडिशा में ही है, ठीक है। नबरंगपुर से निकलती है, ये याद रखना है। नबरंगपुर। नबरंगपुर ओडिशा से निकलती है। अब जैसे कि आपने देखा कि जितनी भी आपकी बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ थी वो छत्तीसगढ़ से थी। दाहिने तट की सहायक नदियाँ ज़्यादातर अब आप देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है? ये ओडिशा से निकलती है। इसके अलावा ये कालाहांडी, ओडिशा की कालाहांडी, जिस पर एक मूवी भी बनी थी, आप लोगों को याद होगा। कालाहांडी, सोनपुर, बालांगीर से भी होके गुजरती है। तो ये याद रखना है, कौन सी नदी कालाहांडी, सोनपुर या बालांगीर से होके गुजरती है? तो आपको याद रखना होगा ये तेल नदी है, ठीक है। साथ ही साथ सबसे उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखना है। तेल नदी जो है ये उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी कौन सी थी? महानदी, ठीक है। और ये तेल जो है ये ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जोंक नदी जो है वो खारियार पठार से निकलती है। जोंक नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? जोंक का, जोंक नदी खारियार पठार से निकलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खारियार पठार
इसका उद्गम स्थल है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पूरे एक नदी के बारे में बताया जा सकता है, कुल लंबाई क्या है, कहाँ से निकलती है, किधर से होके गुजरती है, बस आपको बताना होगा कि उसमें बेसिकली कौन से इम्पॉर्टेंट एरिया से निकलती है, ठीक है। और ये महानदी से मिलने से पहले छत्तीसगढ़ से भी होके बहती है, तो ये भी याद रखना है। ये महानदी से मिलने से पहले छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ओंग नदी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, जोग के बारे में बता ही दिया है। ओंग नदी जो है यहाँ पे है ना, ओंग नदी कहाँ से निकलती है? ये ओंग नदी के बारे में अगर बताऊँ तो ये दाहिने किनारे की है, साथ ही साथ उड़ीसा में ये निकलती है और सोनपुर से 11 किलोमीटर ऊपर संबलपुर में महानदी से मिलती है। यहाँ तेल का विलय हो जाता है और लगभग 5128 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी इसका जल प्रभावित है, याद रखिएगा। हीराकुड बांध के बारे में बात करते हैं, जो कि महानदी पे है। तो हीराकुड बांध भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजना में से एक है। इसका उद्देश्य महानदी बेसिन में जो बाढ़ आता था उसको नियंत्रित करना था, साथ ही साथ बहुउद्देशीय यानी कि इसका उद्देश्य सिर्फ एक नहीं है, अलग अलग उद्देश्य है ना इसके। सिंचाई और नगर पालिका जल आपूर्ति के लिए जल उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। यह बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर के पास स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, आपको आंसर इसका कमेंट सेक्शन में देना है। जोग नदी ओडिशा की खारियार पठार से निकलती है और महानदी से मिलने से पहले छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तेल नदी का उद्गम स्थल नवरंगपुर जिले में है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फिर दूसरा है, इब नदी महानदी की बाएं किनारे की सहायक नदी है। इब नदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पहाड़ियों से होती है। अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर उसके बाद निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मांड नदी हीराकुंड बांध तक पहुंचने से पहले चंद्रपुर में महानदी से मिलती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मांड नदी बांध का निर्माण किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फिर उसके बाद निम्न कथनों पर विचार करें। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। महानदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, कटक के निकट एक बड़ा डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी जान लीजिए, हम आपको 21 अगस्त तक एक डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स है। 78% ऑफ ऑन ऑनलाइन कोर्सेज जो उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा बर्थडे था डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का 13 अगस्त को, उसके उपलक्ष्य में हम आपको दे रहे हैं 13% की एक्स्ट्रा छूट। आपको बस कूपन कोड लगाना होगा NG13 और फिर रक्षाबंधन त्यौहार में 100% ऑफ का रिवॉर्ड पॉइंट। तो जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।